हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? एमसीक्यूज। जो कि सभी बच्चों को लगता है अरे एमसीक्यूज उसमें क्या करना है, जस्ट टिक ही करना है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं मैम, वो तो बहुत ईजी है, तो वो हमारे ठीक होते हैं हमेशा। एवरीवन सेज जब भी एग्जाम के बाहर दे के आते हैं ना, एग्जाम कैसा हुआ, बहुत अच्छा है, एमसीक्यूज तो सारे ठीक है। और बच सब प्रॉब्लम क्या है, गलती हमारी हमेशा एमसीक्यूज में लगती है। और सभी को लगता है कि हमने जो भी टिक करा ना ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक करा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सोच के तो करते ही नहीं है, फटाफट पढ़ा और जल्दी से उसको टिक कर दिया। तो हमें एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं, बिकॉज हमें जो मार्क्स, हमारी जो स्कोरिंग है, हमें जो हाई परसेंटेज दिला सकते हैं वो एमसीक्यूज हैं। 18 एमसीक्यूज विद असर्शन रीजंस अगर आप आते हैं तो आपके 18 नंबर आराम से आपके पास आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज अगर आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है। तो एक बार अच्छी तरह से थोरोली पहले आपने एनसीईआरटी चैप्टर करना है, उसके बाद तो एमसीक्यूज आपको कहीं से भी आ जाए। मैंने अभी आपके यहाँ पर जो एमसीक्यूज करने हैं ये पीवाईक्यूज में से निकाले गए हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर आपके सामने 15 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, तो मुझे लगता है कि उनको करके सभी बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल। स्टेटमेंट पहले अच्छी तरह से पढ़नी है। हम क्या करते हैं, अच्छा ऑप्शन देख लेता, चाहिए मोलैरिटी मोलैरिटी दिया है, चलो फटाफट टिक कर दिया। स्टेटमेंट 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसके बाद आपने टिक करना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग concentration of solution with vapor pressure। ठीक है, ऑप्शंस मुझे क्या दिए गए हैं, मोल फ्रैक्शन, ppm, मास परसेंटेज, एंड फोर्थ मुझे दिया गया है मोलैरिटी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सी यूनिट इन चारों में से कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर के साथ रिलेटेड है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद वेपर प्रेशर। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन वॉल्यूम। यहाँ पर कोई वेपर प्रेशर का यूनिट मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन जरूर है बट वेपर प्रेशर नहीं है। मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें तो नहीं है। ppm अगेन, मास आपका कितना, आपका मास ऑफ सॉल्यूट है अपॉन द कंसंट्रेशन, कितनी उसकी परसेंटेज है, मिलियन, ये भी नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कहाँ आता है, मोल फ्रैक्शन दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। हेनरीज लॉ हमें याद है, सो ये आपका जो है इट इज रिलेटेड टू द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में क्या आ रहा है आपका, वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के साथ लिंक्ड है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा इसमें आपका राइट आंसर, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो समझ के आपने एमसीक्यूज लर्न करने हैं। सेकेंड एमसीक्यू है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ऑप्शंस मुझे दिए हैं। फर्स्ट दिया है इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड है डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, थर्ड रिमेन कांस्टेंट, एंड फोर्थ फर्स्ट increases then decreases। तो इसमें हमने हेनरीज कांस्टेंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। KH क्या है, सॉलिबिलिटी के लिए भी ये एक मेजरिंग चीज है, सॉलिबिलिटी का भी डिसाइड करता है। एंड द राइट आंसर इसमें आपके आएगा वैल्यू ऑफ KH, ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। याद रखना है KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमेशा इंक्रीज करती है। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड आपका एमसीक्यू, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि KH जो है वो हमारा सोल्युबिलिटी को भी काफी डिटरमिन करता है। सोल्युबिलिटी का KH के साथ क्या रिलेशन है,
हेनरीज कांस्टेंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यूज के भी इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज हेनरी लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो आपको कंप्लीट हेनरीज लॉ देना, अगर हेनरीज लॉ लिखोगे तो उसमें केएच भी आपको बताना पड़ेगा, तभी 3 नंबर मिलेंगे ना आपको। चलिए लेट्स डिस्कस, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। इट इज अगेन रिलेटेड टू द हेनरीज लॉ। क्वेश्चन 3, केएच वैल्यू, हमें केएच वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूज दे रखी हैं। केएच वैल्यू फॉर आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड CH4। 4 आपके पास ये गैसेज हैं, चारों की हमें वैल्यूज दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं? 40.39, 1.67, 1.83 into 10 raised to power -5 एंड 0.413। क्लियर? ऑप्शंस हमें क्या दे रखे हैं? ए। आपने क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटीज। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन तो आने ही हैं, हर हाल में आने हैं बच्चे, तो काइंडली इसके ऊपर आपने जोर देना है। अब हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट मुझे क्या दिया है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मुझे दे रखे हैं। इन्हीं में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपके माइंड में आप ये बताओ कि KH का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे K की वैल्यू बढ़ती है, या डिक्रीज करती है? अगर आपको ये पता है तो सीधा सीधा आपने जस्ट उनकी वैल्यूज देखनी है और फटाफट हमने उसके ऊपर टिक कर देना है। ये सारे आपके PYQs में से निकाले गए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आपने टिप्स पर लेके आना है। तो चलिए 4 मेरे पास ये हैं। नाउ अब क्या है, हमें ट्रेंड क्या पता है, द वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी। अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, सॉल्युबिलिटी कम। तो अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको यहाँ पर कौन सी किसकी नजर आ रही है। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम वो सबसे पहले। तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू KH, मोर KH लेस सॉल्युबिलिटी। तो इट मीन सबसे लेस सॉल्युबिलिटी यहाँ पर किसकी हुई, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मुझे उसके अकॉर्डिंगली जाना है। मैं बोले 40.39, ठीक है। देन उसके बाद कम वैल्यू किसकी है, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये CO2 है। तो यहाँ पर सबसे और उससे कम वैल्यू यहाँ पर मुझे कौन सी नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मैं 1.67। फिर उसके बाद मुझे कौन सी नजर आ रही है, 0.43। सबसे कम मुझे कौन सी नजर आ रही है, 1.83 इंटू 10⁵। तो मैंने ये सबसे पहले लिख लिया। अब यहाँ पर मैं इन गैसेस के नेम लिख देती हूँ। जो ऑर्डर है, आर्गन लेस देन CO2 लेस देन CH4 लेस देन 1.83 किसकी थी हमारी, FCHO। इस तरह से हमने आंसर सॉल्व करने हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड 26, ठीक है। चलिए ये हमारा हेनरीज कांस्टेंट से रिलेटेड था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो छोड़ के आ जाते हैं, अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। पता होता है सब कुछ कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो हमने डिक्रीजिंग वाला जिसकी सबसे कम है उसकी पहले देनी है। लेकिन जब एग्जाम, अदरवाइज क्वेश्चन पूछे तो हमें आते हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है तो एग्जाम फियर इतना ज्यादा, उसका स्ट्रेस कि हम सब कुछ उल्टा पलटा लिख के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब तो आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। इज, ऑप्शंस हमें दिए हैं, किलो, किलोग्राम मोल इनवर्स, मोल किलोग्राम केल्विन इनवर्स, किलोग्राम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, केल्विन मोल किलोग्राम इनवर्स। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है ये हमें पता है, इट इज के। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है आपका, KB, दैट इज द मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। KB को हम क्या बोलते हैं,
एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, सो इट्स राइट आंसर हमारा ए है, दैट इज क्या होती है, किलो, केल्विन, किलोग्राम, मोल, इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। कौन कौन से मिक्सचर इसमें से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं? मुझे ऑप्शंस क्या दिए हैं, बेंजीन एंड टॉल्यून, ये भी 100% ये क्वेश्चन आपको आना है। ऑप्शन आपको चेंज हो सकते हैं, हमारी बुक्स में हमें 4 4 5 5 एग्जांपल दिए हैं, आइडियल नॉन आइडियल के दिए हैं, देन सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस के भी हमें दिए हैं। तो बच्चे हमने वो हर हाल में रट लेने हैं वो एग्जांपल, बिकॉज हमें पता है कि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आना है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये करने ही है हर हाल में। सेकेंड ऑप्शन मुझे क्या दिया है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, पॉजिटिव डेविएशन पूछी है, ये याद रखना है क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में। देन मुझे दिया है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, डी मुझे दिया है इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इसमें से हमारा आंसर क्या है, दैट इज इथेनॉल प्लस एसीटोन। आंसर हमारा डी ऑप्शन रहेगा, इथेनॉल एंड एसीटोन। क्यों रहेगा, ड्यू टू वीकर इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है आपका, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, और उसमें जो इंटरेक्शंस होती हैं या तो आइडियल सॉल्यूशन से कम होती हैं या आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होती है। अब इसमें वीकर इंटरेक्शंस हैं, तो इस सॉल्यूशन जो है इसमें डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी आपकी, और डेल्टा वी की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव रहेगी, तभी तो ये ज्यादा वो वेपर प्रेशर बनाएगा ना, ड्यू टू वीकर इंटरेक्शंस। बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, जल्दी ये वेपराइज हो जाएगा। सो आंसर इज इथेनॉल प्लस एसीटोन। आइडियल, नॉन आइडियल, ये सारे एग्जांपल्स अच्छी तरह से आपने रखने हैं, 4 5 जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। एनसीईआरटी से बियॉन्ड हमने कहीं नहीं जाना, आपको बारी बारी में हर वीडियो में यही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट होप फैक्टर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भले भले है। वेंट होप फैक्टर कईयों को ये भी नहीं आता होता, KCl, NaCl एंड K2SO4 आर ऑप्शंस दिए हैं हमें 2 2 2, सेकेंड मुझे दिया है 2 2 3, थर्ड मुझे दिया है 1 1 2, फोर्थ मुझे दिया है 1 1 1। अब वेंट होप फैक्टर आई कैसे निकालते हैं, हमने क्या देखना है, KCl डिसोशिएट होकर क्या देता है, K प्लस Cl नेगेटिव, NaCl क्या देगा, Na प्लस Cl नेगेटिव, K2SO4 क्या देगा, 2K पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। क्या कितने निकले, 9 मोल्स, 2 2, यहाँ पर है 3, तो 2 2 3 वाला ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पर है यस, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, बी। हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, इसी तरह से आपने निकालना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, द 4 सॉल्यूट्स which do not undergoes association or dissociation in solute, the I factor, that is the Van't Hoff factor will be, options क्या है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और 0। अब एसोसिएशन है, सॉरी, विच डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, जब आपका सोल्यूट ना तो एसोसिएशन शो करता है ना डिसोसिएशन शो करता है। जब एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। जब आपकी एसोसिएशन होती है, हमें माइंड में 3 चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी हुई हैं, एसोसिएशन होती है तो I लेस देन 1 हो जाती है, डिसोसिएशन होती है तो ग्रेटर देन 1। अब यहाँ ना तो एसोसिएशन हो रही है तो ना डिसोसिएशन होती है, सो हमारी I विल बी इक्वल टू 1।
जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन बिल्कुल भी नहीं है तो वैन होफ फैक्टर किसके बराबर होगा? इक्वल टू 1। सो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांस्टेंट। अगेन ये तो आपको डेफिनेशन भी आनी है, एवरी ईयर इट इज रिपीटिंग। क्लियर? कांस्टेंट मैं तो अपने हर बच्चे को बोलती हूँ कि ये डेफिनेशन तो आपने हर हाल में रटनी है। कांस्टेंट बॉइलिंग mixtures are called, first option ideal solution, second azeotrophs, third isotonic, D क्या है आपका? नन। कांस्टेंट बॉइलिंग आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? इंटरेक्शंस के साथ रिलेटेड है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रेशर के साथ रिलेटेड है। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस व्हिच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। सो आंसर क्या रहेगा आपका? एजियोट्रोप्स, बी ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन भी आपने रटनी है और फिर आपको इससे रिलेटेड एक और भी डेविएशन से रिलेटेड भी आपको जो एजियोट्रोप्स है दे आर रिलेटेड टू द डेविएशन आल्सो। हमने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़ी है तो उससे रिलेटेड भी आपका एजियोट्रोपिक के साथ लिंक है, उसके क्वेश्चन भी आपको आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, which of the following solution shows more depression in freezing point? ऑप्शंस हमें क्या दिए हैं? 0.5 मोलर लिथियम सल्फेट, 1 मोलर NaCl, 0.5 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट एंड डी ऑप्शन है मेरे पास 0.5 मोलर BaCl2। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालना है? इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF किसके साथ रिलेटेड है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके साथ रिलेटेड होती है? किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमने क्या निकालना है? इसका आंसर हमें कैसे फाइंड आउट करना है? बहुत लॉजिकली हमने आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो लिथियम सल्फेट Li2SO4 चेक करिए कितने नंबर ऑफ मोल्स आते हैं? 2 लिथियम 1 सल्फेट 3, NaCl कितने देगा? 2, Al2SO4 थ्राइस, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट 5, BaCl2 1 Ba एंड 2 Cl इट इज 3। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट के। सो योर राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन आपका आएगा, इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द concentration term independent of temperature is concentration term. Option first normality, second option molality, थर्ड ऑप्शन मुझे दिया है मोलैरिटी, फोर्थ ऑप्शन मुझे दिया है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूशन। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी जो हमारी टर्म है ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। वेट क्या टेम्परेचर के साथ वेरी करता है? नो। वॉल्यूम करता है, तीनों में वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम करेगा, बट मोलैलिटी में वेट है तो वेट टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 2 ऑप्शन दैट इज मोलैलिटी, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोलर सॉल्यूशन। हम बोलते हैं मोलर, मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 mole of solute, 1 mole of solute
प्रेजेंट इन, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्यूशन, 1 liter of solvent, and D option is 1 liter of solution. अब मोलर का मीनिंग क्या होता है, ठीक, सो 1 liter of मोलर, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 mole of solute present in the given volume of solution, that is 1 liter of your solution. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। मोलैरिटी की डेफिनेशन अगर आप याद करो तो उसी में से आपका ये आंसर निकलता है। तो अब यहाँ पर हमने 10 एमसीक्यूज कर लिए हैं। इसको करने के बाद आपको इतना तो पता चल गया कि हम एमसीक्यूज के आंसर तभी दे सकते हैं अगर हमने थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। तो आपने अपनी एनसीईआरटी चैप्टर एक बार बहुत अच्छी तरह से आपने इसको फॉलो करना है, नहीं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, सॉल्यूशन से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं, उनको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, which colligative property determines molar mass of protein, प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है ना ये, मैक्रोमोलिक्यूल विद एक्यूरेसी, ठीक है। सो ऑप्शंस हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस आर elevation in boiling point, second depression in freezing point, third osmotic pressure, fourth relative lowering of vapor pressure। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आपके नेम बता दिए। अब हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रोटीन पूछा गया है, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोला, प्रोटीन, बट वी नो प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड्स का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म जो है इट इज यूज्ड, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू, एक तो ये रूम टेम्परेचर पर हम मेजर कर सकते हैं, दूसरी इसकी वैल्यूज सफिशिएंटली, इतनी वैल्यूज आती हैं कि हम किसी के साथ इसको कंपेयर कर सके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट हाई एल्टीट्यूड, at high altitude the boiling point of water decreases, the boiling point of water decreases, reason क्या है, due to low atmospheric pressure, second due to high atmospheric pressure, due to low temperature, due to low temperature, and fourth due to high temperature। ठीक, अब इसमें ऑप्शन क्या आएगा हमारा, हमने हेनरीज लॉ पढ़ा है, उसमें एक हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी एलोक्सिया, तो उसमें भी आया था ना कि उसमें एक तो आपका प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, तो आंसर क्या था, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, जैसे जैसे हम स्कूबा डाइविंग नीचे जाएंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा इनको अगर आप रिवाइज करते हो तो। नेक्स्ट इज, which of the following
which of the following is incorrect? अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, is incorrect for ideal solution। ये थोड़े समझ के करने पड़ते हैं जब इनकरेक्ट चीज पूछी जाती है। ऑप्शंस मुझे क्या दिए हैं? फर्स्ट में है डेल्टा एच मिक्सिंग 0, बी क्या दिया है? डेल्टा वी मिक्सिंग 0, सी क्या दिया है? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑब्जर्विंग माइनस पी कैलकुलेटेड बाय रोल्स लॉ, और डी क्या दिया है मुझे? डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैल्यू पढ़ी है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट वर्ड, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, यस होता है। वी मिक्सिंग 0 होता है। आइडियल सॉल्यूशन में चेंज ऑफ प्रेशर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक, तो क्या कौन सी चीज जो हमें आइडियल सॉल्यूशन में नहीं पढ़ी है? डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। फ्री एनर्जी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज द इनकरेक्ट टर्म। सो हमारा लास्ट एमसीक्यू इसमें आता है, इफ the molality of dilute solution is doubled, the value of kf क्या हो जाएगी? ऑप्शंस हाफ, बी डबल, सी ट्रिपल, डी अनचेंज्ड। तो केएफ क्या है? मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो आपका जो मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर कंसंट्रेशन। सो इसकी वैल्यू जो है इट विल बी रिमेन अनचेंज्ड। सो बच्चे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर चैप्टर सॉल्यूशन। काइंडली रिवाइज करिए इसको, बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है ताकि ये आपके माइंड में प्रिंट हो जाए इनके आंसर्स। केमिस्ट्री यहाँ पे हर सब्जेक्ट में कुछ चीजें समझ के करने, हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स टोटली अंडरस्टैंडिंग से दिए, सॉल्व करा है, उसको सॉल्व किया है। बट अगर बाय चांस आपको कुछ कभी क्रैम भी करना पड़े तो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में ये होता है। तो आपने इनको अच्छी तरह से बहुत लर्न करना है, क्योंकि हर एक की क्या है, विश क्या है कि हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो अच्छे मार्क्स हम तभी ले सकते हैं अगर हम कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे। तो काइंडली इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, एंड आई विश कि आप सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आए। एंड लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।